सो हे गाइस, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, वो भी कुछ 10-15 मिनट के अंदर या उससे भी कम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो सबसे पहले स्टोरी ऑफ एटम। स्टोरी ऑफ एटम क्या था? देखो, सबसे पहले डाल्टन ने क्या बोला था एटम्स के बारे में? यार पिछले चैप्टर में कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि ना 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 ऐसा तो नहीं है। बाय द वे, एटम्स की एक फन फैक्ट जानते हो? जो तुम पूरी बॉडी तुम्हारी बनी हुई है वो 99.9999% खाली है। सिर्फ थोड़ा सा ही उसमें एकदम बहुत कम सा बहुत है, लेकिन तब भी तुम किसी भी चीज से फेस नहीं कर सकते, टकरा जाओगे। तो ये ध्यान रखना। अब डिस्कवरी ऑफ एटम। अब एटम डिस्कवर हुआ कैसे? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब तुम्हें पता ही होगी, एक लंबी सी ट्यूब है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो जाओ मेरा लेक्चर देख सकते हो, चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन कैथोड रे ट्यूब एक ट्यूब है जिसके अंदर कैथोड टू एनोड जाना होता है। पर ये एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उससे साइंटिस्टों को ये पता चला कि जो इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद थॉमसन आया। थॉमसन ने क्या बोला कि देखो, मैंने निकाल के दिया ईएम रेशियो। सही है, बढ़िया है। गाइस, तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ सब्सक्राइब करो। ईएम रेशियो नहीं पता है तो वो भी उस लेक्चर में बताया। उसके बाद मिल्कन ने क्या फाउंड किया? मिल्कन ने फाउंड किया चार्ज, मतलब एक एटम का चार्ज फाउंड किया, ये फाइंड किया तो अच्छी बात है। उसके बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आए। अब देखो, एक नॉर्मल जो एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो भी एकदम प्रोटॉन जितना ही होता है। तो तीनों एकदम सेम साइज के होते हैं, लेकिन वो एक साइड का नोट है। अब उसके बाद आया थॉमसन भाई। थॉमसन ने बोला कि देखो, मुझे तो चाहिए प्लम पुडिंग मॉडल। उसको खाने का बहुत शौक था, तो प्लम पुडिंग मॉडल है। लेकिन प्लम पुडिंग मॉडल था क्या? तो देखो, एक छोटा सा, मतलब एक ऐसा समझ लो, वाटरमेलन के साथ कभी देखा, एक एटम को वाटरमेलन मान लिया और उसके अंदर कहीं भी मान लिया वो छोटे वो है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सब चीजों को, कि हाँ ये कहीं भी घूम रहे होंगे, मतलब जो साइड में ऐसे जो बीजे होते हैं, बस वैसे ही, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। अब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि देखो, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि एक पतले से गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भेजे गए। कुछ चले गए, कुछ टकरा गए और कुछ वापस आ गए। तो इससे क्या समझ में कि एटम पूरी तरीके से खाली नहीं, उसमें कुछ मास है जो कि है न्यूक्लियस, जो बीच में एकदम डेंस है, तभी वो वापस आ गया छटक के। अब मॉडल फेल क्यों हुआ? ठीक है, लेकिन मॉडल में दिक्कत यही थी कि अब उसने ये तो बता दिया बीच में न्यूक्लियस है। अब मॉडल के चक्कर में ये भी नहीं बता पाए कि कैसे कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं। मतलब अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी बार तो गिरना चाहिए ना न्यूक्लियस के अंदर, और एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक हम एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि देखो, कोई भी चीज अगर एक्सेलरेट कर रही है और चल रही है तो वो अपने एक पॉइंट पे आके अपनी एनर्जी लूज कर देगा। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए मॉडल फेल हो गया। उसके बाद ये पढ़ो, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जेड। जेड जो होता है वो इक्वल होता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। पर मास नंबर क्या होता है? ए से डिनोट किया जाता है। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लिया जाता है। ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स था और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। मास नंबर। अब आइसोटोप्स वर्सेस आइसोबार्स, ये क्या होता है? सबसे ज्यादा लोगों को डाउट इसी पे होता है कि आइसोटोप्स वर्सेस आइसोबार्स डिफरेंस क्या है। तो समझो, आइसोटोप्स होते हैं, ये समझो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलग अलग आइटम्स, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ऐसे। लेकिन मतलब ये समझो कि जो वो है, क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, मास नंबर चेंज होगा। और आइसोबार में यही चीज होती है, वहां पे मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, एलिमेंट्स बदल जाएगा। अब कार्बन समझ लो 14 है और नाइट्रोजन भी 14, ऐसे है। तो मतलब मास नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन मतलब मास नंबर है तो आइसोबार्स में चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, 14 है तो 14 रहेगा। लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन ये चेंज हो जाएगा क्योंकि वो बदल रहा है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब बोज मॉडल। अब बोज का मॉडल ये था कि देखो, ये जो चार्जेस होते हैं वो कोई रैंडम ऑर्डर में नहीं है, ये फ्लोर वाइज है, n1, n2, n3, n4 अपने डेसिग्नेटेड प्लेस में। ये नहीं कि कोई एकदम बाहर खड़ा अलग से, नहीं, ऐसी बात है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इसकी लिमिटेशंस यहाँ पे आ जाती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए काम करता रहा, नॉर्मल के लिए नहीं, बड़े एटम्स के लिए नहीं। तो ये हाइड्रोजन का काम करता था। और फिर आखिर में आता है तुम्हारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? इसमें 3 सीरीज है, बार्मर, पार्शियन और लामर, ये लैमर सीरीज।
अब इनमें से कुछ सीरीज है जो यूवी रेज को देखती है, कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए, कुछ अदर स्पेक्ट्रम के लिए, एक्स रेज, ऐसी सीरीज है। और इस सीरीज का ऑर्डर भी है, तो उसको तुम्हें बुक से याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें तुम कुछ और कर नहीं सकते हो। लेकिन सिंपल बात ये समझो कि जरूरत क्यों थी। इसकी जरूरत इसलिए थी जिससे कि हम जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसको एक पर्टिकुलर उसमें ये पता चला, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब चीजें पता चली। और इसके साथ एक और चीज आती है, मैं भूल गया बताना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे मजेदार चीज। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल बात है। अब आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट जो है वो सिर्फ वेव नहीं है, पार्टिकल भी है। बढ़िया बात थी उस वक्त पे, लेकिन लोगों को लगा ऐसा कैसे, तो उसने समझा कि ये मान लो मेटल है, इसके ऊपर लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। लेकिन ये जो निकलने का जो प्रोसेस है ये सब ऐसे नहीं होगा, इसके लिए फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। इंटेंसिटी साइड में कर दो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। अब समझो मेरे पास एकदम, एक सेकंड रुको, ये देखो, ये मेरी लाल आंखें दिख रही है। अब मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है कि मैं यहाँ पे घर में दूसरों को जला पाऊँ, लेकिन मेरे बॉस मुझसे की फ्रीक्वेंसी इतनी है कि वो किसी को भी जला सकते हैं। तो सिंपल बात है, अब चाहे मैं इसकी इंटेंसिटी जितनी भी कर दूं, अब देखो ये मैंने डिम कर दिया, अब मैंने इसको तेज कर दिया, तो इंटेंसिटी में चेंज कर सकता हूँ। एक आंखें में लगती है। ये बात थी। लेकिन सिंपल बात में तुम ये समझ सकते हो कि चाहे जो भी हो जाए, अगर तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, चाहे तुम जितनी तेज लाइट कर दो, एकदम ब्राइट, एकदम मुंह पे लेके आ जाओ, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच की, तुरंत बाहर निकलना शुरू। इसलिए फ्रीक्वेंसी मैच करो और इलेक्ट्रॉन्स निकालो, और इसी के साथ तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चेंज होता है, खत्म हो जाता है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर भी बेसिकली हमने शॉर्ट रिविजन कर लिया। इवन तो ये एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं था कि तुम लोग एकदम समझ पाओ कि क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी बेसिक्स पढ़ी हो, या फिर मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हो, या किसी भी टीचर के लेक्चर देखे हो, तो रिवाइज करना हो, तुम्हारे लिए वीडियो सबसे बेस्ट था। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, तुम लोग भी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कम ऑन, फ्री है, जाओ सब्सक्राइब करो। ये मैं छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ और आज से मेरा काम खत्म। अब कल लूसीफर आएंगे और वो तुम्हें पढ़ाएंगे क्या, मैथ्स हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, हाँ अराउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स वो पढ़ा देंगे। और उसके बाद बुल तेरा है, काफी दिनों बाद मैं उसको देख रहा हूँ, काफी दिन से यहाँ आया नहीं है। कोई नहीं, तुम लोग सबसे पढ़ोगे और रिवीजन कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, तुम लोग भी जाओ। एंड बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 123 सब्सक्राइबर्स। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम लोग ने 123 सब्सक्राइबर्स करवा दिए। कहाँ हमारे किसी जमाने में सब्सक्राइबर्स 25-50 थे और आज 123 है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ सब्सक्राइब करो। एंड अब मैं चलता हूँ और तुम भी चलो, एंड अब एंजॉय करते हैं डे को।